साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है साथियों, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और साथियों, हम लोग क्लास में कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है। तो यह जो है नाक्से से संबंधित है। किससे? नाक्से से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा अर्थशास्त्री रेग नरनाक्से द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस अवधारणा के अनुसार अल्प विकसित देश निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारकों के एक चक्र में फंसे रहते हैं। ये कारक परस्पर संबंधित एवं एक दूसरे के परिणामी होते हैं, जिनसे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए वे देश निर्धन बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? निर्धन बने रहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। यह जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, भारत में बहुआयामी प्रकृति की निर्धनता है जो विभिन्न कारकों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति मापने के लिए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन निर्माण जैसे मुख्य आयामों के अंतर्गत अनेक उप आयामों का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वाले की संख्या बढ़ती है। क्या है? गरीबी रेखा से नीचे बढ़ने वालों की संख्या बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। बेरोजगारी का अर्थ है व्यक्ति में रोजगार करने की इच्छा तथा क्षमता होते हुए भी उसे रोजगार के अवसर प्राप्त न होना। यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो लोगों की आय में कमी आती है। परिणाम स्वरूप जो लोग गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर हैं वे इस रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है। तो यह जो है संरचनात्मक है। क्या है? संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तथा नए प्रकार के उद्योगों को आने के कारण यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? तो इनका तात्पर्य है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, छिपी अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है
किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना, अर्थात यदि उस कार्य से कुछ व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस स्थिति में लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो राइट आंसर होगा नीति आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों में आधार पर नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण कर भारत में गरीबी का अनुमान लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में क्या बोल रहा है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो यह जो है चालू मासिक स्तर है। क्या है? चालू मासिक स्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा भारत में रोजगारी मापन के लिए 3 विधियां प्रयोग की जाती हैं। सामान्य प्रमुख स्तर, यदि पिछले वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी अधिकांश समय में कार्य नहीं कर पा रहा है तो वह बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चालू साप्ताहिक स्तर, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते भी संदर्भित सप्ताह के किसी एक दिन 1 घंटे भी रोजगार में संलग्न नहीं रहा तो वह बेरोजगार माना जाएगा। नेक्स्ट, चालू सैनिक स्तर, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छित होते हुए भी दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है तो वह भी बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो यह जो है राइट आंसर क्या होगा, सिरगणना विधि भी होगा, कैलोरी ग्राहण भी होगा और पारिवारिक उपभोग व्यय भी होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गरीबी को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। भारत में गरीबी के अनुमान के लिए न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। इस गरीबी रेखा के नीचे सभी लोग गरीब कहलाएंगे। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को सिरगणना विधि यानी हेड काउंट विधि कहते हैं। पारिवारिक उपभोग व्यय के निर्धारण में भोजन का एक मुख्य घटक है जिसका मूल्य कैलोरी ग्राहण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रति व्यक्ति आय के बजाय उपभोग व्यय की वरीयता दी जाती है, क्योंकि स्वनियोजित लोग, पिछड़े मजदूर आदि की आय को अस्थायी और स्थानिक दोनों के रूप में अत्यधिक परिवर्तनशील माना जाता है, जबकि उपभोग का पैटर्न लगभग स्थायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतम है, क्योंकि कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा,
तत्कालीन योजना आयोग ने वर्ष 1989 में निर्धनता की माप के लिए प्रोडीटी लक्कड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष दल की स्थापना की। इस विशेष दल में प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आय का वितरण मापा जाता है। आय का वितरण मापा जाता है या जो है लॉरेंज वक्र से नापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर मैक्सो लॉरेंज ने वर्ष 1905 में किया। यह लोगों के मध्य आय के वितरण का अध्ययन करता है। इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। यह जो है ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा को वर्ष 1950 के दशक में ऑस्कर लुईस द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इसके अनुसार गरीबी व्यक्तिगत कमियों को परिणाम नहीं है, बल्कि वृहद सामाजिक वातावरण का परिणाम है, जिसमें एक बच्चे का समाजीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह विकसित देशों की विशेषता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठित की गई थी। तो यह जो है हाशिम समिति की गठित किया गया था। क्या है, हाशिम समिति की गठित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है साथियों, योजना आयोग में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सिफारिश करने हेतु प्रो.एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेष दल का गठन किया गया। इस समिति में 24 दिसंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को सौंपी। अनुशंसित पद्धति मुख्य रूप से आवासीय, सामाजिक और व्यावसायिक कर्मचारियों को पकड़ने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह जो है एकीकृत ग्रामीण विकास शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। 1 अप्रैल 1999 में से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। गरीबी निवारण को प्राथमिक 5वीं पंचवर्षीय योजना में मिल गई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वसेवा समूह में के विचार को दिया गया था। तो यह जो है मोहम्मद यूनुस है। क्या है, मोहम्मद यूनुस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोहम्मद यूनुस ने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह का विचार रखा। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को अनौपचारिक संघ है।
जो अपने साझा हेतु की पूर्ति के लिए एक साथ अपने आने का विकल्प चुनते हैं। भारत में एसएचजी की उत्पत्ति वर्ष 1970 में गठित स्वनियोजित महिला संघ सेवा के गठन में खोजी जा सकती है। वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई एसएचजी बैंक लीकेज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए गठित भगवती कमेटी 1973 द्वारा बेरोजगारी की माप के लिए 3 धारणाओं समान स्थिति बेरोजगारी, चालू दैनिक स्थिति बेरोजगार तथा चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगार की संस्तुति के लिए की गई थी। एनएसएसओ वर्तमान में एनएसओ जो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है, वह 1973 27वां चक्र से बेरोजगारी की माप के लिए इन तीनों धारणाओं का प्रयोग कर रहा है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार निम्नतम जीवन यापन सीमा रखी गई है। तो यह जो है हमारा 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विश्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 2.15 अंतर्राष्ट्रीय डॉलर प्रतिदिन से कम में जीवन यापन कर रहा है तो उस व्यक्ति अत्यंत गरीब के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति के साथ साथ विभिन्न देशों के मध्य मूल अंतरों को समायोजित किया गया है। एशियाई विकास बैंक एबीडी का भी अपनी अलग गरीबी रेखा मानदंड है, जो वर्तमान में 1.51 प्रति व्यक्ति दिन है। ठीक है, ये जो है डॉलर में है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गुणांक संबंधित है, गिनी गुणांक संबंधित है, तो यह जो है निर्धनता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें क्या है, लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित आर्थिक विषमता के गणितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। इसे वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरोडो गिनी ने विकसित किया था। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।